बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडीकेट का एमसीक्यूज है जिसमें उन्होंने पूछा है कि इफ आइडियल फ्लूइड फ्लोज इन हॉरिजॉन्टल पाइप एट द नैरो क्रॉस सेक्शन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी या जीरो बन जाएगी। और दूसरा एक एमसीक्यूज है कि द एसआई यूनिट ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर, ये टर्म है काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है बर्नौलीज इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी पर नट वॉल्यूम। तो इसमें इसका जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होगा, जूल होगा, पास्कल होगा या किलोग्राम होगा। इन एमसीक्यूज का अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो अपने का तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जो है ज़रूर दीजिएगा। आज इंडिकेट क्रैश कोर्स 2026 का लेक्चर नंबर 22 है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जिसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी डिफिनीशन या स्टेटमेंट, फार्मूला क्या है, डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे, ग्राफ्स को भी स्टडी करेंगे, इंडिकेट ट्रिक्स को और एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ लिए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिफिनीशन या स्टेटमेंट की कि व्हाट इज़ बर्नौली प्रिंसिपल और बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस steady fluid flow in a pipe then total mechanical energy per unit volume remain कांस्टेंट। अगर आइडियल फ्लूइड हो जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, स्टेडी फ्लो हो, इसको आइडियल फ्लूइड भी बोलते हैं। एक पाइप में फ्लो करती है तो इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पर नट वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसको अगर एक पॉइंट के लिए मैं लिखना चाहता हूँ तो एक पॉइंट के लिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, P प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इन तीनों का टर्म जो है वो सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर नट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर नट वॉल्यूम। ठीक है, इस टर्म को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर नट वॉल्यूम और ये जो टर्म है इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर नट वॉल्यूम इसको कहते हैं। तो इन दोनों का तीनों का जो सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें से अगर एक इंक्रीज हो रही तो दूसरे को डिक्रीज होना चाहिए। और अगर दो पॉइंट्स के लिए मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ तो फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो ये सम आपस में बराबर होंगे, मतलब एक पॉइंट पे जो सम है इन एनर्जीज का, लेट से एक कोई पाइप है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन है इसकी, ठीक है, तो एक पॉइंट अगर हम यहाँ ले ले 1 और एक पॉइंट हम यहाँ ले ले 2, तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो एनर्जीज है पर नेट वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दिस इज बर्नौली इक्वेशन। तो वर्किंग प्रिंसिपल अब इसका क्या है, मतलब ये है कि जो बर्नौली इक्वेशन है ये एक बेसिक प्रिंसिपल खुद नहीं है बल्कि एक और बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस करता है। तो कौन सा प्रिंसिपल है वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे ये बेस है ये बर्नौली इक्वेशन। अच्छा, अब इसके हम इम्पोर्टेंट केस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट केस है वो है हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब ये है कि पाइप ऐसा हो कि दो पॉइंट्स अगर हम ले लें, लेट से एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो दोनों की जो हाइट है H1 और H2 वो सेम हो, तो फिर क्या होगा, फिर बर्नौली इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर, इस तरह लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी, V1 अगर V2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है P1 कम है P2 से, मतलब जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट केस है वो है सेम स्पीड के लिए। तो सेम स्पीड का मतलब ये है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे स्पीड अगर सेम हो तो फिर क्या होगा, मतलब दो पॉइंट पे स्पीड सेम है, एक पॉइंट यहाँ पे हम ले ले, एक पॉइंट यहाँ पे ले ले, ठीक है, तो V1 स्पीड बराबर है V2 के, तो फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। इसका मतलब ये है कि अगर H1 ज़्यादा है H2 से
इसका मतलब ये होगा P1 कम है P2 से, मतलब जहाँ पे हाइट ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम है, जहाँ पे हाइट कम है प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। और थर्ड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसके लिए, प्रेशर के लिए। मतलब अगर दो पॉइंट्स है, हाइट को डिफरेंट रखते हैं, यहाँ भी हाइट को डिफरेंट रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो अगर प्रेशर सेम है दो पॉइंट्स पे P1 इज इक्वल टू P2 पे, तो फिर मैं बर्नौली इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ, रू जी H1 प्लस हाफ ऑफ रू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी H2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर, इस तरह लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि जहाँ पे हाइट जो है वो ज़्यादा है तो वहाँ पे जो स्पीड है वो कम होगी, और जहाँ पे हाइट कम है स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके को सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रेशर जो है वो सेम है। तो इस तीन तरीकों से हम इंडिकेट MCQs जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो एक इस्तेमाल करते हैं हम इसको इंचूरी इफेक्ट के लिए। इंचूरी इफेक्ट क्या होता है, इस तरह का एक पाइप होता है जहाँ पे क्या होता है, एक सेक्शन में जो है वो एरिया कम होता है, दूसरे सेक्शन में एरिया ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये 0.1 है और ये 0.2 है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स पे हम बर्नौली प्रिंसिपल को सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो तो वहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। जहाँ पे एरिया ज़्यादा है इसका मतलब होगा वहाँ पे जो स्पीड है वो कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसका पे एरिया डिफरेंट होता है, इस वजह से इसका जो प्रेशर होता है वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर दूसरा हम बात करें एरोप्लेन विंग की, फॉर एग्जांपल ये कोई एरोप्लेन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। तो इसके देखिए एक ऊपर से हवा गुजर रही है और एक नीचे, इसके नीचे विंग के नीचे से हवा गुजर रही होती है। तो यहाँ अगर हम एक पॉइंट ले लें और यहाँ पॉइंट ले लें, या यहाँ और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, 1 और 2 पॉइंट ले लें, तो देखिए जहाँ पे अगर स्पीड V1 है और यहाँ पे स्पीड V2 है, तो ऊपर के इसका जो हिस्सा होता है इससे हवा की जो स्पीड होती है वो कम होती है, और नीचे से हवा की जो स्पीड है विंग की वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो V2 जो है वो कम होना चाहिए, बिल्कुल V2 कम होता है V1 से, इसका मतलब है कि P2 ज़्यादा है P1 से। तो यहाँ पे एक नेट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, P1 माइनस P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा P, और इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है ना, एक फोर्स एक्ट करता है इस पे, इस विंग पे, और वो इसको उठाने में मदद देता है, और ये फोर्स जो है होता है ये परपेंडिकुलर होता है टू द विंग, इसलिए इसको उठाने में मदद देती है। थर्ड इसकी जो एप्लीकेशन है वो है एटोमाइजर स्प्रे, या कोई भी स्प्रे हो, वाटर स्प्रे हो, या फॉर एग्जांपल परफ्यूम स्प्रे हो, या एग्रीकल्चर वाला। तो यहाँ पे एक नोजल लगा होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होता है, और यहाँ पे जो स्ट्रा होती है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम होता है वहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, और तेज़ी से ही जो स्प्रे की शक्ल में परफ्यूम है वो बाहर निकलती है, ठीक है। फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन है वो है चिमनी। चिमनी क्या होता है, कारखाने से जो धुआं निकलता है तो उसके लिए इस तरह सिलेंड्रिकल शेप बनाई होती है। तो यहाँ से जो हवा गुजर रही है इसकी स्पीड V1 है, यहाँ पे जो हवा गुजर रही है इसकी स्पीड V2 है, इसलिए जो बाहर हवा चल रही है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, V1 V2 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि P2 ज़्यादा है P1 से। तो एक नेट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक नेट प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसकी वजह से एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, और इस फोर्स की वजह से जो स्मोक है वो तेज़ी से बाहर निकलता है। तो जिस दिन हवा चल रही हो उस दिन जो है वो स्मोक तेज़ी से बाहर निकलेगी, जिस दिन हवा नहीं चल रही तो स्मोक जो है वो स्लोली निकलती है, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट जो है वो ग्राफ्स हम स्टडी करने वाले हैं, मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ वेरिएबल्स के दरमियान हाइट, प्रेशर और स्पीड के दरमियान जो ग्राफ्स है वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला जो ग्राफ है वो प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान है, यानी P वर्सेस V के दरमियान जो ग्राफ होगा वो किस तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हाइट को सेम कंसिडर करें कि H1 H2 के बराबर है, तो फिर प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरह होगी, हाफ ऑफ रू V स्क्वायर प्लस P इज इक्वल टू कांस्टेंट, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि V स्क्वायर जो है वो बराबर है C माइनस P और डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि V स्क्वायर इज इक्वल टू 2C माइनस P
और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो 2c माइनस पी स्क्वायर रूट, तो इनके दरमियान प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान ये रिलेशन होगा, मतलब स्पीड जो है वो स्क्वायर बढ़ रही है और प्रेशर जो है एस पी बढ़ रही है। तो इनके दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रा करें, लेट से यहाँ पे मैं वी ड्रा करता हूँ, यहाँ पे पी, तो जैसे जैसे वी इंक्रीज होगी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगी। इनके दरमियान जो ग्राफ आएगा वो इनवर्स होगा, लेकिन इस तरह आएगा, कर्व लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि v जो है वो एज ए स्क्वायर बढ़ रही है और p जो है एज ए p बढ़ रही है। इस वजह से यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो एक कर्व लाइन आएगी और वेलोसिटी बढ़ने से स्पीड जो है वो कम होगी। दूसरा जो ग्राफ है वो हमारा है प्रेशर और हाइट के दरमियान ग्राफ, यानी p वर्सेस h के दरमियान ग्राफ। तो यहाँ पे हम स्पीड जो है वो कांस्टेंट लेंगे, v1 इज इक्वल टू v2 के बराबर होगा। तो फिर बर्नौली इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, p प्लस रू जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। या अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रेशर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, सी माइनस रू जी एच, इस तरह लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हाइट जो है वो इंक्रीज होगी तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इनके दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप मौजूद है। ठीक है, तो देखिए आप अगर इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो ये इस तरह रहेगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होगी। मैंने थोड़ी कर्व ड्रा की है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एच ड्रा करते हैं और यहाँ पे पी, तो हाइट बढ़ने से जो प्रेशर होगा वो कम होगा, लेकिन इनके दरमियान जो रिलेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तीसरा जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और हाइट के दरमियान है, यानी कि वी वर्सेस हाइट के दरमियान। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो हम कांस्टेंट लेते हैं और वेलोसिटी और हाइट के दरमियान रिलेशन स्टडी करते हैं। तो फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर और प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस रो जी एच, इस तरह होगी। या v जो है वो बराबर होगी 2c माइनस रो जी एच स्क्वायर रूट के बराबर होगी और डिवाइड बाय डेंसिटी होगी। इस तरीके से ग्राफ आएगी। तो इन के दरमियान अगर आप स्टडी करें ग्राफ तो ये भी एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी स्पीड जो है वो कम होगी, तो इनका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह कर्व लाइन आएगी ये भी। ठीक है, क्योंकि एज ए स्क्वायर रूट जो है ये डिक्रीज हो रही है, तो इसका ग्राफ भी एक कर्व लाइन आएगी और हाइट बढ़ने से जो स्पीड होगी वो कम होगी। ठीक है, अब कुछ इंडिकेट ट्रिक्स है, इसको हम वन बाय वन कंसिडर करेंगे। तो नैरो क्रॉस सेक्शन जहाँ पे होगा, मतलब एरिया अगर कम है तो इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर स्पीड ज़्यादा होगी इसका मतलब होगा प्रेशर कम होगा। तो इसका अल्टरनेट मतलब ये हुआ कि जहाँ पे एरिया कम होगा तो वहाँ पे प्रेशर भी जो है वो कम होगा। ठीक है, दूसरा आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है? आइडियल फ्लूइड का मतलब होगा नॉन विस्कस प्लस इनकम्प्रेसिबल। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और नॉन विस्कस भी है तो इसको हम कंसिडर करेंगे आइडियल फ्लूइड। ठीक है, और ये इसकी जो फ्लो होगी वो लेमिनर फ्लो होगी। ठीक है, या स्टेडी फ्लो होगी। ठीक है, थर्ड जो है इसका यूनिट क्या है? तो देखिए P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म्स का अगर आप यूनिट कैलकुलेट करें तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? वो हमेशा ईच टर्म का जो यूनिट होगा वो पास्कल होगा, क्योंकि जौल पर मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम लेते हैं तो जौल पर मीटर क्यूब जो है ये पास्कल के बराबर है। ठीक है, तो हर यूनिट का हर एक जो टर्म है इसका यूनिट होगा पास्कल, क्योंकि यहाँ आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म है प्रेशर का, तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। तो ज़रूरी बात है तीनों ऐसे टर्म को हम ऐड कर सकते हैं जिनका यूनिट सेम होता है। तो ये प्रेशर है, इसका यूनिट है पास्कल, तो बाकी दो टर्म्स का भी यूनिट पास्कल होगा और ये बराबर है जौल पर मीटर क्यूब के। सॉरी फॉर द करेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट मास को हम किस तरह लिख सकते हैं? बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट मास को हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए बर्नौली इक्वेशन है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो तीनों साइड को अगर हम रो से डिवाइड करें तो फिर मैं लिख सकता हूँ P प्लस रो प्लस जी एच प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको कोई और कांस्टेंट लेट से कैपिटल C इसको नाम दे दे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं एज बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट मास, और हम बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम को अगर कंसिडर करें तो वो बराबर है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर। इसको कहते हैं बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम वाला एनर्जी है ये, और ऊपर वाला एनर्जी पर यूनिट मास है। ठीक है, अच्छा जी, एरिया वर्सेस वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ स्टडी करें
एरिया वर्सेस वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ स्टडी करें तो देखिए जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पीड जो है वो कम होती है, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा जी, प्रेशर वर्सेस वेलोसिटी क्या रिलेशन है, तो आप लोगों ने प्रेशर वर्सेस वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो याद रखना है कि वो किस तरह होता है। आप लोगों को पता है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है वहाँ पे स्पीड कम है, और जहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगी। तो इनके दरमियान भी एक इनवर्स रिलेशनशिप मौजूद है। हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए अगर हम कंसिडर करें कि H1 बराबर है H2 के, तो फिर P प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, या V जो है वो बराबर रहेगा 2C माइनस P और डिवाइड बाय रो और स्क्वायर रूट के। इसके दरमियान ये रिलेशन रहेगा क्योंकि स्पीड एज ए वी बढ़ रही है और प्रेशर एज ए पी जो है वो डिक्रीज हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बर्नौली प्रिंसिपल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, वी और काइनेटिक एनर्जी टर्म के दरमियान क्या रिलेशन है। देखिए काइनेटिक एनर्जी पर नेट वॉल्यूम जो टर्म है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं हाफ ऑफ रो वी स्क्वेयर। तो अगर वी को हम डबल कर दे, 2 टाइम्स कर दे वी डैश, तो काइनेटिक एनर्जी जो टर्म होगा वो इस पे क्या रिलेशन होगा। तो देखिए वो एज ए स्क्वायर बढ़ रही है इसलिए ये 4 टाइम्स जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होगी। तो अगर हम पी वी को डबल कर दे, वी को अगर हम डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म है वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, एक और रिलेशन है ये आप लोगों ने याद रखना है कि P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, मतलब जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन इस तरह नहीं है बल्कि क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर बढ़ रही है एज अ वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का टर्म है वो हाफ इन वी स्क्वायर के बराबर है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ C माइनस पी डिवाइड बाय रो और स्क्वायर रूट के, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये करेक्ट रिलेशन ये है, ये करेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट हम कुछ इंडिकेट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट में जो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसका जवाब भी आप लोगों को इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडिकेट क्वेश्चन नंबर 1 है इफ आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप एट द नैरो क्रॉस सेक्शन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर H1 बराबर है H2 के तो स्पीड जो है वो हाइट के साथ उसका जो रिलेशन है सॉरी प्रेशर का इस तरह है C माइनस पी डिवाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय 2 और स्क्वायर रूट के, इस तरह का रिलेशन है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगी, अगर प्रेशर को हम हॉरिजॉन्टल पाइप में नैरो क्रॉस सेक्शन हो, मतलब जहाँ पे एरिया कम हो, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि एरिया और स्पीड के दरमियान भी इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द एसआई यूनिट ऑफ हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर, वो क्या यूनिट है इसका, तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जॉल पर मीटर क्यूब है, इसको हम कहते हैं पास्कल। तो इसका यूनिट क्या है, पास्कल है, यानी ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है प्रेशर टर्म इन बर्नौली इक्वेशन शोज, प्रेशर टर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर एनर्जी पर नेट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर नेट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर नेट वॉल्यूम या मोमेंटम पर नेट वॉल्यूम। तो ये शो करता है प्रेशर एनर्जी पर नेट वॉल्यूम को। अब देखिए इसको हम प्रेशर एनर्जी पर नेट वॉल्यूम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए प्रेशर की डिफिनीशन आप लोगों ने इस तरह की है फोर्स पर नेट एरिया। तो अगर मैं दोनों साइड को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँ लेंथ से, तो F मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वर्क के बराबर होता है, और एरिया और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये वर्क या एनर्जी पर नेट वॉल्यूम के बराबर है, इस वजह से इसको हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर नेट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इफ द स्पीड ऑफ फ्लो इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल पाइप देन प्रेशर, तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि V और P के दरमियान ये रिलेशन है C माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय रो हाफ स्क्वायर रूट। तो देखिए एज ए स्क्वायर रूट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो जब भी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी बी। क्वेश्चन नंबर 5
If the speed of ideal fluid decreases to half in a horizontal pipe, then the kinetic energy term. अगर स्पीड को हम हाफ करें तो काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर। तो इसको अगर हम v/2 कंसिडर करें, v/2 और इसका स्क्वायर ले ले तो क्या आएगा, v²/4 आएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी अगर हम स्पीड को 2 टाइम्स कम करें तो। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 6 है बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। अगर आप टॉपिक्स में से किसी भी मसला हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं और अपनी राय से आगाह करें कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।